everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of income tax law, that is definitions. तो इस वीडियो में हम definitions को कवर करेंगे। सबसे पहली हमारी definition है एग्रीकल्चरल इनकम, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में आ रही है। एंड ये जो इनकम होती है ये फुली एग्जम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, और जो ये इनकम है ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। अब एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है? कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो लैंड से ड्राइव है, जो इंडिया में है, या फिर वो एग्रीकल्चरल बेस पे यूज़ किया जा रहा है तो उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। एंड कोई भी इनकम जो एग्रीकल्चर के बेस पे अर्न की जा रही है या परफॉर्मेंस की जा रही है बाय कल्टीवेटर, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोसेस में लेके आ रहा है कल्टीवेटर, या फिर उनसे कोई भी रेंट इन काइंड जनरेट हो रहा है तो उसे भी हम एग्रीकल्चरल इनकम में लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है जो सेल की जा रही है बाय कल्टीवेटर एंड कुछ भी रेंट इन काइंड में उसे रिसीव हो रही है अमाउंट, तो उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट किया रेंट एंड रेवेन्यू का, जो एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा है। सेकंड पॉइंट किया कोई भी इनकम, एंड उसके अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे थे। सबसे पहले इनकम रिलेट कर रही है एग्रीकल्चर से, एंड इनकम रिलेट कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ कल्टीवेटर या फिर उसके एम्प्लॉयज़, एंड थर्ड पॉइंट सेल से। सी पॉइंट में ये बताया गया है कि कोई भी इनकम बिल्डिंग से आ रही है, या फिर रेंट रिसीव किया जा रहा है, रेवेन्यू आ रहा है लैंड से, या कल्टीवेटर को रेंट इन हैंड मिल रहा है, और रेंट इन काइंड एंड ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद इसमें सेकंड, थर्ड और इसका क्लॉज बी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये हमारा सी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है असेसी। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में आएगा। जो एग्रीकल्चरल इनकम थी वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में आ रही थी। और इसका मतलब क्या होता है असेसी का? इसका मतलब ये है ऐसा पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है या फिर कोई अदर सम ऑफ इनकम पे कर रहा है अकॉर्डिंग टू एक्ट। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कोई भी पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स मेंशन है रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, तो उसे भी हम असेसी मानेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी पर्सन जिसे हम असेसी मान रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ एक्ट। सी पॉइंट ये है कोई भी पर्सन है उसे हम असेसी मान रहे हैं इन डिफ़ॉल्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो यहाँ पे हमने माना है। और फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि वो प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने उसकी इनकम की असेसमेंट करी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। एंड इसके टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले हमारा ऑर्डिनरी असेसी। ऑर्डिनरी असेसी का मतलब क्या होता है कि वो पिछले ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर में उसने कोई इनकम अर्न करी होती है, या फिर उस पर लॉस हुआ है एंड वो करंट ईयर में उस पर टैक्स पे कर रहा है, तो उसे हम नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी असेसी कहेंगे। एंड इसमें पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्ट के अंडर अगर इस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स मेंशन है एंड इसे जो इमैटेरियल माना गया है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, चाहे वो टैक्स पे करे चाहे वो ना करे, तो उसे हम ऑर्डिनरी असेसी कहेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई पर्सन अगर हु हैज़ सस्टेन्ड लॉस एंड फाइल्ड रिटर्न, मतलब इसका मतलब ये है कि उसने प्रीवियस ईयर में कोई लॉस बियर करा है, तो उसे भी हम ऑर्डिनरी असेसी मानेंगे अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी पर्सन बाय हुम सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी, मतलब कि ये तीनों चीज़ें पेबल हैं तो वो ऑर्डिनरी असेसी है। फोर्थ पॉइंट ये है अगर कोई पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिफंड टैक्स, मीन्स एंटाइटल्ड मीन्स वो उसका अधिकार है ऑन रिफंड ऑफ टैक्स, तो वो भी ऑर्डिनरी असेसी या फिर नॉर्मल असेसी माना जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है रिप्रेजेंटेटिव असेसी और डीम्ड असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी और डीम्ड असेसी का ये मतलब होता है कि जैसे एक पर्सन है वो किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है अपने टैक्स के साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गार्जियन है किसी माइनर का और वो टैक्स पे कर रहा है,
तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर डीम्ड असेसी कहेंगे, क्योंकि माइनर जो है वो टैक्स नहीं पे कर सकता, या फिर किसी इडियट पर्सन हो या डिसीड पर्सन हो या फिर नॉन रेजिडेंट के केस में भी ये जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हायर करे जाते हैं या फिर डीम्ड असेसी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे 4 केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस ये है कि अगर इन केस डिसीड पर्सन है एंड वो मर गया और उसने अपनी इच्छा से एक पर्सन हायर किया एंड उसे हम असेसी मानेंगे। सेकंड केस में ये है कि अगर उसने इच्छा नहीं जाहिर की, अपनी विल नहीं राइट की कि उसने किसे अपना एग्जीक्यूटर बनाना है प्रॉपर्टी का, एंड उस केस में क्या होएगा, उसका एल्डर सन या फिर कोई हायर उसका असेसी होगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये है कि माइनर, ल्यूनेटिक एंड ईडियट होगा, तो उस केस में जो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर दिस एक्ट उनके गार्जियंस पे करेंगे। उसके बाद है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट जो हैविंग इनकम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में इनकम उसने अर्न की एंड उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, अपने बिहाफ पे वो पर्सन हायर कर सकता है, वो असेसी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब हुआ? डिफ़ॉल्ट मीन्स कोई भी ऐसी ड्यूटी जो उसे दी जाए वो पूरी ना करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है बट टीडीएस काटने से पहले, ठीक है, मतलब कि उसने जो टैक्स है वो पे करना होता है गवर्नमेंट को, बट वो ऐसे ही सैलरी दे रहा है, तो उस केस में ये डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, a person is deemed to be assessee in default if he fails to fulfill his statutory obligations. In case of employer paying salary or person who is paying interest, it's their duty to deduct टैक्स एट सोर्स, मीन्स TDS उसे काटना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है, एंड डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सो कलेक्टेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। जैसे मैंने बताया उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी ड्यूटी है ये, ठीक है। एंड अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ये 3 टाइप्स हो गई। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हमने फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चरल इनकम का करा, सेकंड पॉइंट असेसी का, थर्ड पॉइंट एवरेज रेट का 2 सबसेक्शन 10 में। एंड एवरेज रेट का मतलब क्या होता है कि रेट अराइव्ड बाय डिवाइडिंग अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम, यानी कि इसका फॉर्मूला याद कर लेना, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100। जो टोटल टैक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिसमें इंक्लूडिंग सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसे हम MMR भी कहते हैं, और इसका सेक्शन क्या है 2 सबसेक्शन 29C। इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स, मीन्स ऐसा रेट इनकम टैक्स का जो एप्लीकेबल होगा हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल AOP एंड BOI एज स्पेसिफाइड इन, कौन से एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि कितना किसको रेट लगना है ऑन इनकम टैक्स पे, एंड ये है फाइनेंस एक्ट ऑफ रेलेवेंट ईयर। एट प्रेजेंट जो हमारा रेट चल रहा है वो 30% है असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24, और इसमें सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट में है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, कितने परसेंट से। फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम, जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, ठीक है, तो उसमें 31.2% इसका जो है टैक्स लगता है, इंक्लूडिंग जो सरचार्ज है वहाँ पे नील लगता है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर उसकी टोटल इनकम इंडिविजुअल की 50 लाख से अबव है और 1 लाख से कम है, तो वहाँ पे 34.32% लगेगा, जिसमें आपका 10% सरचार्ज होगा और हेल्थ एजुकेशन सेस 4% होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कहते हैं कि उसकी टोटल इनकम ज़्यादा है 1 करोड़ से बट 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में 35.88% उसका टैक्स लगेगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना होगा 15%, एंड जो 4% है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर उसकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है तो उसकी जो टैक्स की रेट होगी 39% होगी, इंक्लूडिंग सरचार्ज 25%, और जो हेल्थ एंड एजुकेशन होएगा सेस वो सेम ही रहेगा। एंड नेक्स्ट है, टोटल इनकम अगर ज़्यादा है 5 करोड़ से तो 42.744% लगेगा, एंड इंक्लूडिंग 37% सरचार्ज, एंड हेल्थ एजुकेशन अगेन सेम। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए रेट्स अंडर MMR। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। तो इसमें हमें ये बताया हुआ है, ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अलग ग्रुप में डालना जिसकी डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो, ठीक है, उन एसेट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि इसमें कौन सी एसेट्स इंक्लूड होंगी, टेंजिबल एसेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। और बी में आएगा इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जैसे पेटेंट राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, या ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजेज एंड other business and commercial rights। बट अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2021 गुडविल एक्सक्लूड की गई है, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पे लास्ट में यही एक्सप्लेन करा गया है कि जिसकी डेप्रिसिएशन अलग होगी, फॉर एग्जांपल अगर सारी मशीन्स की डेप्रिसिएशन 15% है तो वो एक अलग ब्लॉक में होगी, एंड अगर डेप्रिसिएशन 40% है तो उनका अलग ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनेगा। सिक्स्थ पॉइंट है बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13A, एंड इसका फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि जो बिजनेस ट्रस्ट है वो ऐसा ट्रस्ट माना जाएगा जो रजिस्टर होता है अंडर, जो ब्रैकेट वाला पॉइंट है वो पढ़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। अब ये जो रेगुलेशन है वो सेबी की रेगुलेशन बनाई गई है, इसके अंडर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसके अंडर जो ट्रस्ट होगा वो रजिस्टर होगा, तभी उसे बिजनेस ट्रस्ट माना जाएगा। एंड इसकी एक और रेगुलेशन है 1992 की सेबी की। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसे बिजनेस ट्रस्ट तभी माना जाएगा अगर कोई ट्रस्ट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंडर रजिस्टर होता है अंडर सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग 2014। बस यहाँ पे रियल इस्टेट जो ट्रस्ट है वो चेंज हुआ लेकिन रेगुलेशन वही रही, एंड उसके बाद सेबी के अकॉर्डिंग 1992 वही सेम आ गया, बस इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ में रियल इस्टेट लग गया, ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट देखो, एंड यूनिट्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद अफॉरसेड रेगुलेशंस। तो इसका मतलब ये है जो भी ये रेगुलेशंस हमें मेंशन करेंगे उनके अंडर ये रजिस्टर होना ज़रूरी है ये ट्रस्ट का, तभी ये बिजनेस ट्रस्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13A। ठीक है, हमने 2 यहाँ पे ट्रस्ट पढ़े हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकंड रियल इस्टेट का। रेगुलेशन सेम रहेंगी 2014 एंड 1992 की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चैरिटेबल पर्पज़ का, तो इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 है। चैरिटेबल पर्पज़ अपने आप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, सबसे पहले रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, या कोई भी पब्लिक यूटिलिटी में एडवांटेज या एडवांसमेंट आ रही है। और उसके बाद ये फर्दर प्रोवाइड किया गया है, मतलब बताया गया है कि जो चैरिटेबल पर्पज़ वो नहीं माना जाएगा अगर उसमें ट्रेड, कमर्स या बिज़नेस की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब वहाँ चैरिटेबल पर्पज़ माना जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे कोई भी एक्टिविटी एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक, मतलब कि जो भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी है उनकी एडवांसमेंट के लिए कोई एक्टिविटी कैरिंग करी गई है, शुरुआत करी गई है, तो उसे हम चैरिटेबल पर्पज़ के लिए मान सकते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 15। एंड कोई भी एग्रीगेट, नेक्स्ट है एग्रीगेट रिसीट, जो भी इन एक्टिविटीज़ की होगी, एग्रीगेट रिसीट जो 20% से अबव नहीं होनी चाहिए ऑफ ट्रस्ट, यानी कि अगर आपका 1000 का जो ट्रस्ट है उसका 20% से अबव होगा तो ये चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं मानी जाएगी, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। एंड जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ले रहा है, चाहे एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर रहा है या फिर कोई प्रीवियस ईयर की एक्टिविटी है जिसमें
20% से कम की अमाउंट इन्वॉल्व है इन ट्रस्ट तो उसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट मानेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है जो भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एडवांसमेंट हो रही है उसमें अगर आपने ट्रेड कमर्स या फिर बिजनेस से रिलेटेड रिसीट जनरेट करी है या फिर कोई भी सर्विस रेंडर करी है उसकी जो रिसीट होगी वो 25 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए इन प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड की डेफिनेशन आ गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 15A की। जो चाइल्ड है वो इंडिविजुअल हो सकता है, स्टेप चाइल्ड हो सकता है या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, ईदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट है फेयर मार्केट वैल्यू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल एसेट से रिलेट करती है एंड जो भी प्राइस पे हम कैपिटल एसेट खरीदते हैं ओपन मार्केट में रेलेवेंट डेट पे उसे हम फेयर मार्केट वैल्यू कह सकते हैं। और सेकंड में ये है जब भी कोई प्राइस रेफर होगा इन सब क्लॉज फर्स्ट इज़ नॉट एसर्टेन सच प्राइस एज मे बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद रूल मेड अंडर दिस एक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइस मेंशन किया गया है इन सब क्लॉज फर्स्ट में वो एसर्टेनेबल नहीं है तो ये डिटरमाइन कैसे किया जाएगा बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, उसके बाद 10th पॉइंट है लायबल टू टैक्स मीन्स कौन कौन पे कर सकता है टैक्स को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A एंड ये रिलेट करता है मतलब कि लायबिलिटी रिलेट करती है विद पर्सन और कंट्री मीन्स उसके लॉज कैसे हैं और ये पर्सन लायबल है या नहीं है। ठीक है, और लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन एंड रेफर्ड टू अ कंट्री कि वो पर्सन टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा। इसमें ये भी मेंशन होता है कि ये पर्सन एग्जम्प्टेड है फ्रॉम सच लायबिलिटी अंडर लॉ ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पर्सन की सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। और पर्सन में आपका इंडिविजुअल HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी आ सकती है, फर्म आ सकती है, एसोसिएशन आ सकती है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसमें होता है या कॉरपोरेशन हो सकती है या नहीं। उसके बाद हमारी लोकल अथॉरिटी आ सकती है। लास्ट में हर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो कोई भी सब क्लॉज की प्रोसीडिंग में नहीं मेंशन किया गया वो यहाँ पे आएगा। एंड सबसे पहले इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो, फीमेल हो, मेल हो या माइनर हो या मेजर हो। ठीक है, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो ये कर्ता, इसे कर्ता भी कहते हैं एंड इट्स रिलेशनशिप ड्यू टू ऑपरेशंस ऑफ हिंदू लॉ और इसके मेंबर्स को को पार्टनर्स कहते हैं। उसके बाद कंपनी की डेफिनेशन तो हमने काफ़ी बार करी हुई है। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो रजिस्टर होता है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ। उसके बाद फर्म ये एक एंटिटी है जो एग्जिस्टेंस में आ रही है ड्यू टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स ताकि वो अपना शेयर जो है बिजनेस का शेयर कर सकें कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो अ पार्टनरशिप डजन हैव लीगल एंटिटी मीन्स पार्टनरशिप में लीगल एंटिटी नहीं होती है बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये मानी गई है कि जो फर्म है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है वो ये शो करता है जो पार्टनरशिप फर्म है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप ये है कि अंडर सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग जो फर्म फुलफ़िल करती है कंडीशंस को एंड सेकंड जो फुलफ़िल नहीं करती कंडीशंस को सेम अंडर सेक्शन रहेगा 184 का। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इनकम टैक्स एक्ट पर्पज़ LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप constitute under Limited Liability Partnership Act 2008 मीन्स जो ये LLP है वो अंडर LLP Act 2008 के अकॉर्डिंग इसे हम फर्म मानेंगे। तो हमने पर्सन के अकॉर्डिंग 4 टर्म्स पढ़ी हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड फर्म। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ सकती हैं। नेक्स्ट है MARKED, इसकी फुल फॉर्म आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड।
सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड जो AOP है उसका कॉमन गोल होता है और इसका यही मोटिव नहीं होता कि जस्ट अर्न करनी है जॉइंटली, बल्कि इनका जो है कॉमन एक्शन भी होता है। एंड AOP में आपकी फर्म्स, कंपनीज, एसोसिएशंस या फिर इंडिविजुअल्स आ सकते हैं एज इट्स मेंबर्स। और BOI में मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल्स नहीं इंक्लूड होंगे, ओनली नेचुरल ह्यूमन बींग्स ही इंक्लूड होंगे एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लोकल अथॉरिटी का। लोकल अथॉरिटी में म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, ये सारी लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगे। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो इसमें कोई भी पब्लिक कॉरपोरेशन आ सकती है जो स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर में स्टैब्लिश है, या कोई भी जुरिस्डिक्स पर्सनालिटी एंड कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें काउंट हो सकती है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। नेक्स्ट पॉइंट है स्लम सेल सेक्शन 2 सबसेक्शन 42C। इसका मतलब ये होता है जब आप इंडिविजुअल एसेट्स को इतना वैल्यू नहीं देते हो एंड आप अपना बिजनेस जो है ट्रांसफ़र कर देते हो फॉर सम कंसिडरेशन, तो उस केस में इसे हम स्लम सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम का। उसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 24 एंड इसमें प्रॉफिट, गेन्स, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। थर्ड पॉइंट है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट। इसमें ये है कि अगर जो एसोसिएशन हैं या बॉडीज़ हैं या ट्रस्ट हैं वो कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं तो उसे हम इनकम मानेंगे। फर्स्ट में अगर ट्रस्ट रिसीव कर रही है कोई भी कंट्रीब्यूशन तो होली और पार्शली फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा, तो उसे हम इनकम मानेंगे। और जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन रिसीव कर रही है उसे भी। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव किया जा रहा है बाय फंड और इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर चैरिटेबल पर्पस या अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 सब क्लॉज 4th एंड 5th, तो उसे भी हम इनकम मानेंगे। एंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल जो भी सेक्शन 10 और सबसेक्शन 23C में मेंशन है तो उसे हम इनकम मानेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है कोई भी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए ट्रस्ट ने रिसीव करा 5 लाख पब्लिक डोनेशन से या फिर वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन से, तो ये कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगी जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था, जो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट शैल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, जो जिस पे हम टैक्स लगाते हैं उसमें ये इंक्लूड होता है। तो यहाँ तक हमारी 13th डेफिनेशन हो गई है एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम चलेंगे पार्ट 2 में, इनकम टैक्स फर्स्ट चैप्टर। और यहाँ पर जो टिक लगी हैं डेफिनेशंस वो कवर हो चुकी हैं एंड इसके क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो थ्योरी बेस्ड। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।